अगर आप दिल्ली से चलेंगे तो 100 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद से गजरौला आएगा। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये NH9 है और NH9 से बस 500 मीटर की दूरी पर हम आए हुए हैं। हम आपको आज एक फार्म हाउस दिखाने जा रहे हैं कि फार्म हाउस अगर बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो कैसे लें, उनमें क्या परेशानियां आती हैं, उनमें उनके फ़ायदे क्या हैं। ये सब जानने के लिए हम हिमांशु सिंह सागर जी के फार्म हाउस पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक पर हिमांशु जी। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें लोगों को। ज़रूर। मेरा नाम हिमांशु सिंह सागर है। प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में ही रहता हूँ। ये एक छोटा सा फार्म हाउस सन 2009 में ज़मीन लेकर मैंने बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये कहानी हम पूरी सुनेंगे हिमांशु जी से, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात सिर्फ एक है जो मैंने इनको कहा कि अपना परिचय दीजिएगा कि ये प्रोफेशनली एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में ये एडवोकेट हैं। और इनका जो सफ़र एक फार्म हाउस एक तैयार करने का जो सफ़र होगा, ये जानना आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा, बहुत ही जानकारी भरा होगा। तो आइए आपको इनका फार्म हाउस भी दिखाते हैं और इस फार्म हाउस की कहानी भी जानते हैं। तो पेशे से वकील और दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस। हम जानना चाहते हैं कि ये फार्म हाउस यहाँ इस्टेब्लिश करने का सफ़र क्या था, कब शुरू हुआ और कैसे। विपुल जी, ये सन 2009 की बात है। तो मैं एक बाइकर रहा हूँ शुरू से। अच्छा, बाइकर हैं जी। और हमारा एक ग्रुप है दिल्ली में, रॉयल बीस्ट क्लब जी। तो एक बार हम लोग नैनीताल गए हुए थे। नैनीताल से वापस लौटते वक्त हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, क्योंकि सड़क अच्छी थी, मौसम सुहाना था। तो यहाँ जब रुके तो वो जगह पसंद आई और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन ली जाए। तो यहाँ पे क्या आप यहीं से गुजर रहे थे और यहाँ पे आप रुके? जी, केवल यहाँ पे 10 मिनट के ब्रेक के लिए रुके थे हम। मतलब यूं ही आपने लैंड खरीदने के इरादे से रुके थे या इत्तेफाक से रुके थे जी। और फिर जब यहाँ पे हमें ज़मीन देखी तो पसंद आई। फिर एक प्रॉपर्टी डीलर साहब का नंबर लिखा हुआ था, उनको फ़ोन करा। इत्तेफाकन हम उनके ऑफिस के सामने ही खड़े हुए थे। बिल्कुल सामने ही खड़े थे जी। तो उन्होंने ज़मीनें दिखाई, काफ़ी ज़मीन दिखाई। ये आपके फार्म हाउस के कुछ स्ट्रक्चर अभी आपने बनवा रखा है? ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, अभी गारे की चिनाई है, मिट्टी की चिनाई है, इसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जी। ये हमने फ़िलहाल सिर्फ टेम्पररी रखा हुआ है, क्योंकि अब जो हम मेन फार्म हाउस बनाएंगे उसको हम प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल से बना रहे हैं, ताकि एक तो जल्दी बने और सुंदर बने और नई तकनीक से बने। जी, ये कितने समय में बन के तैयार हो जाएगा? अगर सर उम्मीद कर रहे हैं हम कि 1 महीने के अंदर तैयार। 1 महीने में तैयार हो जाएगा? केवल 1 महीने में। और ये कॉस्टली होगा या? ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग है उससे तकरीबन 25% लेस में बन के तैयार हो जाएगा। और ये मजबूती कितनी होगी? मजबूती सीमेंट से ज़्यादा होगी। चूँकि आप वकील हैं तो आपने तो इतना हिसाब किया ही होगा, आपने R&D की होगी। R&D कर रखी है, पूरा उसका कॉस्टिंग निकलवा रखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल से करना ज़्यादा उचित रहेगा और दैट इज़ द फ्यूचर। तो फिर से एक बार कहानी वही शुरू करते हैं कि 2009 में आप यहाँ से गुजर रहे थे और बिल्कुल इसी सड़क के सामने आपने अपने राइडर्स के साथ में एक छोटा सा ब्रेक लिया। बुलेट क्लब है, आपने छोटा सा ब्रेक लिया। और ब्रेक लेने के बाद से आपने कहीं से नंबर आपके पास रहा होगा, दीवार पे नंबर लिखे हुए थे। उनको कॉल करा तो उन्होंने बताया कि आप मेरे ऑफिस के सामने खड़े हैं। और फिर उन्होंने काफ़ी ज़मीनें दिखाई, लेकिन मुझे ये चंक ऑफ लैंड ज़्यादा पसंद आया। हरियाली बहुत थी और ये उपजाऊ ज़मीन बहुत है, ये मतलब क्योंकि गंगा जी का किनारा है जी। सो इट फॉल्स अंडर द इंडो गैंजेटिक दोआब एरिया, जिसे हम सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानते हैं जी। और इस जगह का पूरा नाम हस्तिनापुर। यहीं से गंगा भी बिल्कुल गुजरी है, 3 किलोमीटर दूर पे। और फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है। इस जगह का पूरा नाम हस्तिनापुर था, जो जिसे पांडवों का एरिया पांडवों के समय जी, वो हस्तिनापुर ही था। खैर जब ज़मीन ले ली तब पता लगा कि ये सैंक्चुरी एरिया की ज़मीन है, जिसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एरिया बोला गया था जी। तो कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था जी। फिर बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ ये सैंक्चुरी एरिया यहाँ से हटा और 2015 में। अच्छा, ये सैंक्चुरी एरिया पहले से घोषित कर रखा था और आपको पता नहीं था? मुझे जानकारी नहीं थी। नहीं। और जिसने ज़मीन दिलवाई उन्होंने भी नहीं बताया। लेकिन पता कैसे चला फिर आपको?
पता कैसे चला, मैं असल में यहाँ पे एक कॉलेज खोलने के विचार से था जी। तो जब हमने यहाँ पे शिलान्यास कॉलेज किया, से आपने कहा तो आइए जरा चलते हैं जी, छत से ऊपर भी लोगों को दिखा जरूर, देते हैं जरूर कि आइए, कितनी गंगा के कितने करीब है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। कहाँ पे बना हुआ है। जी आइए। तो फिर आपका कॉलेज का तो जब हमने शिलान्यास करा तो जी। पता लगा, हमारे पास नोटिस आ गया कि भाई आप सैंक्चुरी एरिया में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं, आप कैसे कर रहे हैं। जी। तो फिर जद्दोजहद लगाई, कानूनी दाव पेच खेले जी। और इस एरिया को सैंक्चुरी एरिया से फ्री करवाया गया। ये किस ग्राउंड पे फ्री हुआ? सर ये इसका sanctuary मेन, area। हाँ मेन ग्राउंड में आपको बताता हूँ। एक तो पीछे तकरीबन आधे किलोमीटर के आसपास यहाँ रेलवे लाइन जाती है जी। और आगे जैसा आपने बताया 500 मीटर पे हाईवे है, प्लस यहाँ पे एक फैक्ट्री भी है जिसका सारा पोल्यूशन यहाँ की नदियों में जा रहा था। तो उस हिसाब से दिस वाज नॉट अ वेरी सूटेबल प्लेस। और क्योंकि ये एरिया उस वक्त तरक्की पे था, रोड्स बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, तो सरकार को भी लगा कि इस जगह को। तो सर ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। जी यहाँ अगर सुधाकर जी अगर दिखाएं तो यहाँ बगल से रेलवे लाइन गुजर रहा है और अगर थोड़ा सा अगर पीछे जाएं यानी आधे किलोमीटर दूर रेलवे लाइन है। और अगर इधर दिखाएं तो आधे किलोमीटर दूर हाईवे है, मेन हाईवे है जी। और इस 1 किलोमीटर में सेंचुरी के लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर रखा था कि इसको जो है सेंचुरी। जबकि आप जो बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे जंगली जानवर रहेंगे तो वो दोनों ही खतरे हैं उनके लिए। बिल्कुल। क्या इसी ग्राउंड पे फिर क्लियर हुआ? मेन यही ग्राउंड रहा। और जैसा मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था उस वक्त, 2009 की बात कर रहा हूँ। एक आगे जो गजरौला मेन सिटी है वहाँ का एक फ्लाईओवर बन रहा था, वो और इधर पीछे गढ़ का एक फ्लाईओवर, ये दोनों आधे बने हुए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। क्योंकि जब ट्रैफिक ऊपर चढ़ जाता है और आगे आप बंद पाते हैं तो दैट्स अगेन अ रिस्क थिंग। वो सैंक्चुरी एरिया हटने की वजह से फिर वो दोनों फ्लाईओवर भी पूरे कंस्ट्रक्शन करे गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम, एक अहम कदम सरकार ने उठाया कि कम से कम इस क्षेत्र को सैंक्चुरी एरिया घोषित नहीं किया। दिस वाज अ गुड थिंग, आई पर्सनली फील। उसके बाद से फिर आपने कॉलेज खोलने का इसको प्लान बनाया था कि यहाँ कॉलेज के लिए आपने शायद लॉ कॉलेज खोलने का आपने वो किया था। फिर क्या हुआ? इंपीरियल लॉ कॉलेज के नाम से मैंने यहाँ पे शिलान्यास किया। परमिशन नहीं मिली हमें और फिर उसके बाद हम अपने परमिशन इसीलिए क्योंकि ये सैंक्चुरी एरिया था। उसके बाद फिर हम भी अपने कामों में, दिल्ली वाले हैं तो व्यस्त हो ही जाते हैं जैसा आपको पता है। फिर बात है 2019 की, महामारी का काल था, लॉकडाउन का समय था और ज़मीन खरीदे हुए 10 साल हो चुके थे। उन 10 सालों में शायद मैंने 1 या 2 ही चक्कर यहाँ के लगाए, कभी फुर्सत नहीं थी और सिर्फ इतना था कि देखा जाए कि हाँ मेरी ज़मीन अभी है कि नहीं है या किसी का कब्ज़ा हो चुका है। बट इत्तेफाकन लोग अच्छे हैं तो ज़मीन थी। और फिर 2019 में मैंने ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू किया। उसके बाद से आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद से आपने इसको फार्म हाउस ही क्यों बनाया? फिर कुछ और भी बना सकते थे, ऐसा क्या विचार था आपका? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता तो फिर से कॉलेज, जो मेरा एक सपना था, उसे पूरा कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर दिल्ली वालों को सुकून चाहिए, इफ़ दे वांट सम रिजुविनेशन, तो एक फार्म हाउस होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि देखिए हम दिल्ली वाले अब वो आपको भी लगता है यहाँ आके? बिल्कुल लगता है, मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिलता है। मैं आपका भी सबसे परिचय करवाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम दिल्ली वाले एक अजीब सी भागा दौड़ी में हैं, एक रैट रेस। वो किस चीज़ की है मुझे नहीं पता। आप देखें दिल्ली में ट्रैफिक जैम, दिल्ली में आप रोज़ सुबह आप देखें कि लोग अलग ही एक स्पीड पे चल रहे हैं, हर किसी के दिमाग में एक टेंशन है, हर किसी का एक सुकून जिसे बोलेंगे वो कहीं खो गया है। यहाँ आके वो सुकून, वो इत्मीनान वो मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पेशे से वकील हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर देखा जाए तो ये छोटे मोटे किसान हैं, उनके लिए फार्म हाउस नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोफेशन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी चाहते हैं रिजुविनेट होना। एब्सोल्युटली। और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लैंड लें और ऐसी जगह पे जहाँ पे एक बिल्कुल गांव का जीवन बिता सकें। उनके लिए आप क्या बताएंगे कि कितना मुश्किल, आपके लिए कितना मुश्किल था और वो क्या प्रोफेशन के साथ में ये कर सकते हैं? विपुल जी, मैं बताऊंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हाँ उस वक्त मुश्किल था, लेकिन आजकल की परिस्थितियों को देखकर मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल है जितना उस वक्त था। मैं बात कर रहा हूँ सन 2009 की। आज की तारीख में हम कोई भी चीज़ चाहें इंटरनेट पे तुरंत अवेलेबल है हमारे पास।
हमें किसी ज़मीन की खसरा खतौनी देखनी है, किसी की फ़र्द देखनी है, तो हम अपने घर पे बैठ के अपनी सुविधा के हिसाब से उसे देख सकते हैं। मैं बात करूं 2009 की, तो ऐसा नहीं था। तहसील जाकर कागज़ निकलवाने, वो भी आज आइए कल आइए, एक पूरा प्रोसेस होता था। आज वो चीज़ें आसान हो गई हैं। आज कंस्ट्रक्शन आसान हो गया है, आज ट्रैवलिंग आसान हो गई है। जिस रास्ते पे अभी आप और हम आए हैं दिल्ली से यहाँ, मुझे आज भी याद है कभी कभी उन रास्तों पे हमने 4-4, 5-5 घंटे का जैम भी देखा है। आज मैं दिल्ली वसंत कुंज में रहता हूँ, दिल्ली से मुझे आने में मात्र 2 घंटे लगते हैं। वो एक समय हमने देखा है जब चीज़ें टफ रही हैं, लेकिन अब सुकून है, अब आसान है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति करना चाहें या एक अपने लिए एक सुकून की जगह बनाना चाहें, तो उनके लिए काफ़ी आसान है और बहुत मुमकिन है ये। बहुत मुमकिन है ये, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया। लेकिन इनकी बातों में एक ख़ास बात और मुझे जो लगी कि आप यहाँ पे फार्म हाउस बनाते हैं तो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं करते हैं, आप गाँव का भी फ़ायदा करते हैं, किसानों का भी फ़ायदा करते हैं। आपने यहाँ पे फार्मिंग जो शुरू की, उसमें आपने पूरे इलाके के जितने भी छोटे छोटे किसान हैं उनका भी जीवन बदल दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग से उनको ट्रेनिंग देके, उनको अपने साथ जोड़ के, उनको अपने यहाँ रोज़गार देके। जी जी। इसमें कैसे हुआ ये, क्या क्या किया? अब मैं ज़रूर इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ आया था तो इस क्षेत्र में देखिए हरियाली तो बहुत है, और हरियाली के संग प्रॉस्पेरिटी आती है, और प्रॉस्पेरिटी के संग कुछ बुरी आदतें भी आती हैं, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ पे शराब का काफ़ी प्रकोप रहा उस वक्त, कई घर बार उसकी वजह से बेकार हो गए। जो यूथ था, मतलब प्रॉस्पेरस एरिया था उस समय भी जब आप आए थे। जी, जी, जी। और वो बेसिकली इसलिए कि इंडिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड ये है, बिल्कुल गंगा के किनारे है, और वो चीज़ें निगेटिव वे में जा रही थी। देखिए होता है ऐसा, जब प्रॉस्पेरिटी होगी, पैसा होगा, तो गलत भी खर्च होता है। जी। और वही हो रहा था। काफ़ी लोग शराब के नशे में, यहाँ कई परिवार बर्बाद हो चुके थे, और जो यूथ था उसको एक दिशा नहीं मिल रही थी कि आखिर वो करें क्या। ठीक है, एजुकेशन था, अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे, अभी भी हैं, बट उस एजुकेशन के बाद क्या करना, क्या है। हर आदमी को एक चीज़ पता थी कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाके करना क्या है ये किसी को नहीं पता था। और फिर दिल्ली का एक आदमी यहाँ पर आता है और उनके संग उठता बैठता है, और वो उन्हें बताता है कि देखिए दिल्ली में हर चीज़ नहीं है, दिल्ली में सिर्फ एक भागा दौड़ी है, एक रैट रेस है, एक शो ऑफ कल्चर है। मैंने ऐसा भी देखा है जनाब कि दिल्ली में लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में CNG भरवा रहे हैं, तो उसका कारण मैं नहीं समझ पाता हूँ कि क्या है। लेकिन फैक्ट ये है कि एक शो ऑफ कल्चर दिल्ली में है। जैसे एक बहुत कई लोगों से सुना है कि भाई मेरी ज़रूरत कितनी है, तो मेरे पड़ोसी से ज़्यादा। हम बेसिकली ज़रूरत वो नहीं है, ज़रूरत आपको अपने आप डिफाइन करनी है। तो जब यहाँ पे यूथ मिला मुझसे, और मैंने उन्हें देखा कि वो सारे दिन बिना कुछ करे, हाँ तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, बट कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तब उनको एक दिशा दी गई। उनको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के संग मैंने जोड़ने का प्रयास करा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो क्लस्टर डेवलपमेंट काउंसिल, इसके चेयरमैन हैं श्री राजीव रंजन जी, और उनको मैंने यहाँ पे इनवाइट किया, एक छोटा सा सेमिनार कंडक्ट किया, और जो यहाँ पे युवा हैं उनके संग एक प्रोसेस शुरू करा, और बहुत जल्दी यहाँ पर हम एक गोट फार्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर लगभग 25 युवा लोग जो ग्रेजुएट हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, वो हमारे संग जुड़कर गोट फार्मिंग की तरफ अपना। तो हिमांशु जी, ये ऑल ओवर इंडिया स्कीम है जी, इसमें 25 युवाओं को जोड़ना ज़रूरी होता है। हाँ जी। लेकिन आमतौर पर आप कहना ये चाहते हैं कि वो जुड़ नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं बिखरे होते हैं, और उनको आपने साथ लाया, और इस तरह से बाकी लोग भी आ सकते हैं। तो बाकी लोग कैसे हैं, जरा ये भी बताइए। मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसमें जो माइक्रो क्लस्टर डेवलपमेंट काउंसिल है, इनकी अपनी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाएं और आपके क्षेत्र में आप कौन सा कार्य करना चाहते हैं उसका एक प्रपोजल दें। जो माइक्रो क्लस्टर डेवलपमेंट काउंसिल की टीम है वो खुद आप तक संपर्क करेगी, आपसे संपर्क करेगी, आपसे पूछेगी कि आप क्या करना चाहते हैं, और उस एरिया की एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों प्रकार की स्टडी होगी कि वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी चल सकती है, और उसके हिसाब से आपको जो भी गवर्नमेंट का लोन या सब्सिडी होगी वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये भी कोलैटरल फ्री है, इसमें किसी तरह का कुछ रखना या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। कई स्कीमें जैसे होती हैं कि भाई आपको या तो खेत के कागज़ रखने हैं या खेत इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत स्कीम है, और इसके थ्रू जो भी युवा हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक अच्छा
प्रोग्रेस अपने लाइफ में कर सकते हैं। इसी स्कीम में आपने गांव के आसपास के गांव के 25 बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जी और गोट फार्मिंग जी गोट फार्मिंग से शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए अभी हमारा प्रयास है कि हम उन्हें मथुरा में जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है गोट फार्मिंग का, सेंटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग करवाएं। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारी बातचीत चल रही है। और एक बार वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हम यहाँ पे ये प्रोग्रेस अपनी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग है आपकी लाइफ। लेकिन अब एक बार फिर से लौटते हैं इसी फार्म हाउस जी पे। बिल्कुल। बस लोग ये जानना चाहेंगे कि कितने का कॉस्ट क्या आता है, कितने में ख़रीदें और क्या अब देखें अगर उनको फार्म हाउस अगर उनको इस्टेब्लिश करना है। जी विपुल जी, देखिए जहाँ तक बात है कीमत की, तो वो वेरी करेगी हर जगह से। वो डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, डिस्टेंस कितना है दिल्ली से। क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो भी फार्म हाउस हो वो विद इन रीच हो, मतलब पहुंचने में ऐसा ना हो कि पूरा दिन लग जाए, क्योंकि हम दिल्ली वालों को वैसे ही कम समय मिलता है। अब उसमें भी हम एक पूरा दिन ट्रैवलिंग के लिए निकाल दें तो मुझे लगता नहीं कि वो जो हम एक सुकून ढूंढने जहाँ जा रहे हैं वो हमें मिल पाएगा। मैं बात करूँ अगर हम नैनीताल या थोड़ा और आगे रानीखेत की तरफ कोई ज़मीन लेकर वहाँ पे करना चाहें तो वो तब अच्छा है अगर आप 3 या 4 दिन का एक प्रोग्राम बनाकर रुकते हैं, क्योंकि आपको पहुँचने में मेरे ख्याल से दिल्ली से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7 घंटे का रास्ता है। 7 घंटे ट्रैवल करने के बाद आप में इतनी हिम्मत नहीं बचती, मतलब कम से कम मुझ में नहीं बचेगी कि मैं वापस उसी दिन लौट सकूँ। तो ये डिस्टेंस अच्छा है, 2 घंटे का सफ़र है। आप सुबह आएँ, नाश्ता करें, लंच करें और शाम तक अपने घर वापस जा सकते हैं। तो एक तो इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर किया जाए कि ट्रैवलिंग टाइम कितना है। दूसरा, जब बात करते हैं रेट्स की, देखिए मैं हम दिल्ली के जो लोग हैं या हम एनसीआर के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी एक इशू नहीं है। अफोर्डेबिलिटी हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए ये इशू है कि जो हम चीज़ ले रहे हैं वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट, मतलब वो उस लायक है या नहीं। यकीन मानिए ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देती, मेरा ऐसा मानना है। मेरे फादर थे, वो यही कहा करते थे कि ज़मीन खरीदो सोना और सोना खरीदो तो मिट्टी। तो ये फैक्ट है। और इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के रेट्स हैं, अलग अलग कीमतें हैं। जैसे जिस फार्म पे हम लोग अभी खड़े हैं आपके साथ, 2009 में जब मैंने ये ली थी ज़मीन, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए के आसपास थी। फ्रंट पे थोड़ी महंगी थी पर बीघा। यहाँ पे बीघा 756 गज का बीघा है जी, और 5.25 बीघे का 1 एकड़ है। तो जब ली थी तो लगभग 1 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ऑन एन एवरेज मुझे मिली। आज की रेट में अगर मैं बात करूं तो हाँ, लगभग 20 से 25 लाख रुपए बीघा इस वक्त इस ज़मीन का रेट है। बात ये नहीं, देखिए हम जैसे कहते हैं कि पेड़ कभी भी लगाएं, वो एक दिन आपको छाया देगा ही देगा, और किसी भी वक्त पेड़ लगाना बुरा नहीं है। आप कभी भी ज़मीन लें, उसकी कीमत बढ़ेगी, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, ज़मीन। लेकिन आपने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ नहीं खरीदा था? नहीं, कभी नहीं। आपने खरीदा था सुकून के लिए। और एक वजह और भी है जी, और वो है फार्मिंग बिल्कुल। कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे परंपरागत खेती करता हूँ, जिसे ट्रेडिशनल फार्मिंग बोलते हैं, जैविक खेती, जिसे नया नाम ऑर्गेनिक फार्मिंग का दिया गया है। देखिए हमारे जो पूर्वज थे, वो जो खेती करते थे हरित क्रांति से पहले, वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही थी। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेन कंसेप्ट जो एक होलिस्टिक फार्म का है वो यही है कि खेत से बाहर कुछ नहीं जाए और खेत के अंदर कुछ ना आए। जो भी होना है वो खेत के अंदर होना है। जैसे हमने गाय पालन करी है, गाय के गोबर को ही हम खाद के रूप में इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि जो पुराने किसान थे वो बीज भी संभाल के रखा करते थे, देसी बीज जिसे हम कहते हैं, जो आज की तारीख में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो अब ये जो नई हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स आ रहे हैं, ये अपने आप जब आप इन्हें खरीदते हैं तभी से केमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। आप इस बात को समझें। तो उस केमिकल इंड्यूस्ड बीज के साथ जब आप फार्मिंग करते हैं तो आपको केमिकल लगाना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी, अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर किसी तरह आप वो ओरिजिनल बीज पा सकें या उन्हें कहीं से प्राप्त कर सकें, तो उससे जो आप खेती करेंगे और उसका जो आप स्वाद पाएंगे वो बहुत ही अलग और बहुत ही न्यूट्रिशियस वो आपको चीज़ मिलेगी। और वो पैसे से भी नहीं मिलेगी, वो किसी पैसे से नहीं मिलेगी। तो एक बार आपका खेत भी देख लेते हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। बिल्कुल, प्लीज। हम जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहली खेती कौन सी की थी? तो हिमांशु जी, हम आ चुके हैं आपके खेत के पास में और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जब यहाँ पे फार्म का काम शुरू किया, आपने एक्सपेंड करना शुरू किया, तो आपने खेती शुरू की होगी जी। खेती शुरू की तो पहला आइडिया क्या आया और किसकी खेती आपने शुरू की थी, किस फसल, कौन सी फसल? विपुल जी, ये भी एक इंसिडेंस है।
मैंने सबसे पहली जो खेती करी वो मूली की करी थी। जैसे कहते हैं कि तू किस खेत की मूली है वही प्रयास करा दिखाने का। और वो प्रोडक्शन इतनी हाई रही कि मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर पे आने से मना हो गया, क्योंकि मैं गिफ्ट करने लगा था मूली, इतनी प्रोडक्शन थी। मतलब आपका भी घर मूली से भर गया और आपने दोस्तों का घर मूली से भर दिया। इतना हो गया था। और वो लोग बेचारे मूली के ही पराठे खा रहे थे, मूली के अचार के साथ और मूली की सलाद के साथ। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, मुझे छोटी छोटी टुकड़ों में ये खेती करनी है ताकि अलग अलग चीज़ें मैं कर सकूं। और फिर आपने बेचने के बारे में नहीं सोचा? नहीं विपुल जी, कभी मेरा बेचने का विचार नहीं था, कभी इस तरफ का मेरा आइडिया भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जो मैं जैविक खेती कर रहा हूँ इसका वर्थ मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की रही है। अब मैं इसको बेचने जाऊँ और फिर वो मुझे कीमत ना मिले तो कहीं मुझे दुख होगा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इन सबको कम से कम मैं ये जहर वाले केमिकल इंड्यूस्ड खाने से बचाऊँ। तो बस उसी प्रयास में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो अब आपका किचन इसी फार्म हाउस से चलने लगा है, क्या क्या होता है यहाँ? हमारे यहाँ अब सब सब्जियाँ हो रही हैं, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, नींबू, और इसके साथ साथ हमने फलों के भी पेड़ लगाए हैं जिनको अब लगभग 2 साल हो गए हैं। इसमें हमने सारे सिट्रिक फ्रूट्स, जो आपका किन्नू, आंवला, आपका नींबू और आपका संतरा, इसके साथ मीठे फ्रूट्स जैसे लीची, चीकू, अनार, अमरूद, जामुन, मतलब सेब को छोड़ के हमने शायद सारे फल यहाँ लगाए। केला है यहाँ पर, पपीता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने हाँ प्रयास रखा है हरियाली बनाए रखने का। और इंसान की ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती विपुल जी, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये है कि कल को जब आपके और हमारे बच्चे यहाँ खेलने आए तो उन्हें इस बात की खुशी हो कि वो फल खुद तोड़ कर खा सकें, इस चीज़ का प्रयास है। अच्छा, बच्चों से याद आया, आज आप अपनी फैमिली भी लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी। तो आपकी फैमिली से मिलते हैं, उनको कैसा लगता है? आइए प्लीज़। तो इस वक्त हम हिमांशु सिंह सागर जी के फार्म हाउस में हैं और अब तक हमने आपको बताया कि कैसे फार्म हाउस खोल सकते हैं। अभी हिमांशु जी यहाँ पे कौन कौन सी खेती करते हैं। एक प्रोडक्ट ये भी है गेहूँ, अब ये भी दिल्ली जाने के लिए तैयार है। इसी का आटा बनेगा और रोटियाँ जो होंगी बिल्कुल नेचुरल फार्म से निकला हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद से। तो ये आपका वीकेंड अड्डा है। आप कह सकते हैं। कौन कौन आता है यहाँ पे और कैसे एंजॉय करते हैं? जी, मेरे बेटे हैं जगस्थित सागर। अपना नाम बताइए। जगस्थित सागर। किस क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेड 6। और कौन सी जगह अच्छी लगती है, दिल्ली या ये गजरौला? यहाँ पे कभी कभी अच्छा लगता है, जब मेरी छुट्टियाँ होती है तो मैं यहाँ आता हूँ, तो फिर यहाँ पे मज़ा आता है। अच्छा, और परिवार में कौन? परिवार में मेरी मदर है, मेरी वाइफ है। आपको कैसा लगता है यहाँ पर आकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुकून सा मिलता है, क्योंकि हम लोग तो एम्प्लॉय रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, तो ज़्यादातर हमारी लाइफ वहीं निकली है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये जगह लेके, और बड़ा सुकून मिलता है। नेचुरल ब्यूटी है, ऑर्गेनिक्स खेती हो रही है, फल हैं, सब्जियां हैं। अब तो इन्होंने गेहूं और सरसों भी लगा दिया है। जी, वो मैं देख रहा था हाँ, कि किचन का सारा सामान यहीं से जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम सोच रहे हैं अब हमारी उम्र थोड़ी और बढ़ जाएगी, अच्छा खाएंगे तो। देखिए, इतनी सुख सुविधा तो नहीं है जैसे शहर में होती है, एक कंफर्ट लाइफ, लेकिन यहाँ पे एक पीस है। यहाँ पे आके हम वो चीज़ें सोच पाते हैं जो शायद शहर की ज़िंदगी में, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम नहीं सोच पाते। अपने बेटे के संग हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, इनके संग खेलना, इनके संग ये नेचुरल चीज़ें देखना। ये श्री राम स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को खेत का फीलिंग नहीं है कि खेत कैसा होता है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं वो मुझे बोलेंगे अपने फार्म हाउस लेके चलो। और जब हिमांशु ने शुरू किया था तो मैं बहुत फेवर में नहीं थी। मैं हम लोगों की बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी कि क्या वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, या ये काम करना। बट हम दोनों ही पार्टी लवर्स नहीं हैं, हमें घर के संग रहना, बुक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। बट आज मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे हम घर के संग, लाइक मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरे फादर इन लॉ भी इस जगह से बहुत प्यार करते थे। तो इट्स ब्यूटीफुल एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। एंड यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होती है, लाइक पीछे भी हमारा एक लैंड है,
तो आलू, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड मैं हमेशा बोलती थी, वाई डोंट यू सेल दिस ऑफ। सो वैसे ही मैं इसे बेचने के लिए नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है और मेरे जो अपने हैं वो ये खाएं। तो ये सोच बहुत अच्छी है। बेटा एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले जब रोटी खाते थे तो आपको पता था कि आटा कहाँ से आता है, कैसे बनता है? हाँ जी, वीट से आता है एंड दैट्स देखा था आपने पहले उसके? पहले ऐसे तो देखा नहीं था उसे बनते हुए। फार्म बनने के बाद से आपने देखा कि कैसा वीट होता है और कैसे। तो ये था हिमांशु जी का फार्म हाउस। इसकी हमने A to Z सारी बातें बताई, हिमांशु जी ने सारी बातें हमारे साथ साझा की। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान तक .in पर आप विस्तार से भी खबरें देख सकते हैं। धन्यवाद।